अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे सीज़न का आगाज़ कर रहे हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 बहुत ही अहम सीज़न है। इस सीज़न में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ होता है। नाजरीन, इस सीज़न की एपिसोड्स कम हैं, लेकिन इसकी हर एपिसोड बहुत ही अहम और देखने वाली है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस सीज़न में बहुत से अहम वाक़यात दिखाए जाएंगे, लेकिन एक ऐसा बड़ा काम भी होगा जिसने पूरी दुनिया की डायरेक्शन को तब्दील करके रख दिया था। इसलिए ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अहम है। तो चलिए पहली एपिसोड का आगाज़ करते हैं। एपिसोड के आगाज़ में सुल्तान महमद एक ख्वाब देख रहा होता है जिसमें एक जंग के मनाजिर दिखाए जाते हैं। सुल्तान महमद दुश्मन सिपाहियों को मारता जा रहा था। फिर वो बुलंद आवाज़ में कहता है, यह शहर हमारा है। इसके बाद वो देखता है कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं और सामने कुंस्तुतुनिया की दीवारें होती हैं। फिर सुल्तान महमद कहता है, कुंस्तुतुनिया, या तो तुम मुझे हराओगे या फिर मैं जीत हासिल करूंगा। इसी दौरान कुंस्तुतुनिया का शहंशाह, जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था, वो किले की दीवार पर खड़ा उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर अचानक महमद के वालिद का चेहरा सामने आता है जो कह रहे होते हैं, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया बेटे, ये पागलपन है। जिसके बाद सुल्तान महमद की आवाज़ आती है, क्या मैं कुंस्तुतुनिया को फतह कर पाऊंगा। इतने में कुंस्तुतुनिया का शहंशाह अचानक पीछे से हमला कर देता है। इस मंजर के बाद सुल्तान महमद की आंख खुल जाती है। उसकी सांसें फूली हुई थीं। उसके जहन में एक मंजर आ रहा था जिसमें शहंशाह कॉन्स्टेंटीन उसके वालिद का सर कलम कर देता है। फिर वो खड़ा होकर अपने खेमे से बाहर आ जाता है जहां हर तरफ उसके सिपाही मौजूद होते हैं। तो सुल्तान महमद दिल में कहता है, कुंस्तुतुनिया। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि सुल्तान महमद से पहले 23 फौजों ने कुंस्तुतुनिया को फतह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब नाकाम हो चुकी थीं। कुंस्तुतुनिया की सरजमीन बहुत ही अहम थी। उसके एक तरफ एशिया तो दूसरी तरफ यूरोप था, जबकि एक तरफ ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी था। इसीलिए ये शहर बहुत ही अहमियत का हामिल था। उस जमाने में जिसका भी कुंस्तुतुनिया पर कब्जा हो जाता वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। सन 1451 उस वक्त कुंस्तुतुनिया की हिफाजत का जिम्मेदार और हुक्मरान था शहंशाह कॉन्स्टेंटीन। ये काफ़ी बहादुर शहंशाह था और अपने असूलों की खातिर कुछ भी कुर्बान कर सकता था। उसका सबसे बड़ा मकसद कुंस्तुतुनिया की हिफाजत करना था। और उस वक्त उनके सबसे बड़े दुश्मन थे उस्मानी, यानी उस्मान की नस्ल से चलने वाले वारिस, जो अब एक ताकतवर रियासत बन चुके थे। सन 1451 में सुल्तान मुराद की मौत के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने उस्मानियों और रूमियों को जंग के दाने पर ला खड़ा किया। कुंस्तुतुनिया पर हमले से 2.5 साल पहले सुल्तान मुराद का बेटा महमद मनीसा शहर में गवर्नर की हैसियत से राज कर रहा था। अपने वालिद से अनबन की वजह से वो कई सालों से इस शहर में मौजूद था। वो गुस्से में कह रहा था, मैं इस इलाके में सड़ रहा हूँ। जब अलेक्जेंडर इस उम्र का था तो उसने इस पूरे इलाके को फतह कर लिया था। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, शहजादे, आपके वालिद का खत आया है। महमद वो खत खोल कर पढ़ने लगता है। इतने में महमद का खास सिपाही जरगून पाशा कहता है, आजकल महल में वजीर और दरबारी चहमगुइयाँ कर रहे हैं कि तख्त का अगला वारिस कौन बनेगा। ये सुनकर महमद कहता है, वो तो करेंगे ही, गधों की टोली है वो, उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं कहीं भी ना रहूं। फिर महमद अपने सिपाहियों को कहता है, घोड़े तैयार करो, हमें दारुल हुकूमत जाना होगा। इसके बाद महमद तख्त का दावा करने के लिए दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उसे उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बनाया जाएगा या नहीं, या फिर उसे जोर लगाकर वो तख्त हासिल करना होगा, क्योंकि उस वक्त खानदान में कोई भी तख्त पर बैठने का दावा कर सकता था और ताकत का जोर चलता था। इस तरह महमद दारुल हुकूमत पहुंच जाता है, जहां सबसे पहले उसका सामना अपने वालिद के वजीर आज़म से होता है, जिसका नाम था खलील पाशा, और वो सुल्तान का सबसे खास और अहम आदमी था। फिर महमद कहता है, खलील पाशा, आज 2 साल बाद मैं आपको देख रहा हूँ। तो खलील पाशा कहता है, काश हम आपसे बेहतर हालात में मिलते। इसके बाद महमद घोड़े से नीचे उतरकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो कुछ देर सोचने के बाद खलील पाशा उसका हाथ चूम लेता है और कहता है, मेरे सुल्तान। इस तरह वो महमद को सुल्तान के तौर पर कबूल कर लेता है और महमद उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। उसे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इस वक्त सुल्तान महमद की उम्र सिर्फ 19 साल थी। सुल्तान महमद अंदर आता है तो उसके जहन में पुराने ख्यालात आने लगते हैं, जिसमें वो अपने वालिद और अपना बचपन देखता है। इतने में पीछे से एक खातून की आवाज़ आती है जो कह रही थी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा वक्त आएगा। नाजरीन, ये औरत सुल्तान महमद की सौतेली माँ थी, जिसका नाम मारा था, और ये महमद की सबसे भरोसामंद साथी थी और देखने के लिए बेताब थी कि ये नौजवान सुल्तान कैसे हुकूमत करेगा। फिर सुल्तान महमद कहता है, आप जानती हैं अलेक्जेंडर ने तख्त पर बैठते हुए लोगों से क्या कहा था। उसने कहा था कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये माने रखेगा कि तुमने क्या किया। फिर मारा कहती है, अब ये तख्त तुम्हारा है। इसके बाद सुल्तान महमद तख्त पर बैठ जाता है और उसके दिल में एक ही ख्वाब था कि कुंस्तुतुनिया को फतह करना है और इस तख्त के लायक बनना है। उस वक्त ये ख्वाब तकरीबन हर सुल्तान का होता था। इसके बाद सुल्तान महमद का दरबार सज जाता है, जिसमें एक तरफ तो वो नौजवान थे जिनकी पूरी हिमायत सुल्तान महमद के साथ थी, लेकिन दूसरी तरफ थे उसके वालिद के पुराने वजीर, जिन्हें उसकी काबिलियत पर शक था। और यह शक उस्मानी दारुल हुकूमत से बाहर उसके बहुत से दुश्मनों तक भी फैल चुका था।
एक मुखालिफ तुर्क सरदार ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी और अनातोलिया की एक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मेहमद और उसकी फौज ने बागियों को कुचल दिया और बगावत को नाकाम कर दिया। सुल्तान मेहमद की हुकूमत पर सबसे बड़ा खतरा मंडलाया 1451 के आखिर में, और वो था उसके सबसे पुराने दुश्मन रूम की तरफ से, जिनको हम बिजांतीनी भी कहते हैं। दरबार में सुल्तान पूछता है, हसन पाशा, कुंस्तांतुनिया से क्या खबर मिली है? हमारे जासूसों का क्या कहना है? तो हसन पाशा कहता है, रूमियों ने एक धमकी दी है सरकार कि आपके चचा ओरहान की अच्छी देखभाल के लिए अगर आपने 3 गुना रकम ना भेजी तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि मेहमद का चचा ओरहान उस वक्त तख्त का एक दावेदार था। बिजांतीनियों ने उसे अपने पास रखा हुआ था और बदले में उन्हें सालाना बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। यह रूमियों की एक चाल थी जिसमें सुल्तान को धमका रहे थे कि अगर उसने कोई तेवर दिखाए तो वो उसके चचा ओरहान को आज़ाद कर देंगे और वो आकर तुम्हारे तख्त पर बैठ जाएगा। लेकिन इस बार रूमियों का अंदाज़ा गलत निकला। बदले में सुल्तान मेहमद ने फैसला किया कि वो अपना किला बिजांतीनी सरजमीन पर बनाएगा। यह फैसला सुनकर वज़ीर आज़म खलील पाशा कहता है, यह बहुत ही खतरनाक बात है सुल्तान, इससे जंग छिड़ सकती है। लेकिन मेहमद अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है, मैं रूमियों की सरजमीन पर अपना किला बनाऊंगा और यहाँ से बॉस्फोरस के जहाज़ों को कंट्रोल करूंगा। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम जगह थी जिसको थ्रोट कटर का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद वज़ीर आज़म दोबारा कहता है, रोमन ज़मीनों पर किला बनाना मुनासिब नहीं होगा सुल्तान, वो भड़क जाएंगे। तो सुल्तान मेहमद कहता है, रोमन किलों के अंदर जो है सिर्फ वो उनका है, लेकिन उन दीवारों के बाहर जो कुछ भी है वो सब मेरा है। यह सुनकर खलील पाशा ना चाहते हुए भी खामोश हो जाता है। इस तरह सिर्फ 4 महीनों में वो किला तैयार हो जाता है जिसका नाम थ्रोट कटर रखा जाता है, और इस किले के बनने से उस्मानी और रूमी जंग के मजीद करीब आ गए। रोम के शहंशाह ने अपने नुमाइंदे रवाना किए और किला बनने के खिलाफ एहतजाज किया, तो सुल्तान मेहमद ने उन बंदों के सर काट कर वापस भिजवा दिए और जवाब दिया कि इसका जो मतलब निकालना है निकाल लो। जब यह खबर कुंस्तांतुनिया के शहंशाह के दरबार में पहुंची तो सब लोग भड़क उठे और कहने लगे कि सुल्तान मेहमद हमें कमजोर समझ रहा है, उसे सबक सिखाना होगा, उसे रूमियों के थप्पड़ का मजा चखाना होगा। यह सुनकर शहंशाह कॉन्स्टेंटीन कहता है, आप बताओ ये थप्पड़ मारेगा कौन? तो आगे से सब खामोश हो जाते हैं। फिर शहंशाह कॉन्स्टेंटीन कहता है, मेहमद एक खतरा है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल इसका जवाब नहीं। जब तक यूरोप से कैथोलिक मदद नहीं आ जाती हमें टकराव से बचना चाहिए। यह सुनकर कॉन्स्टेंटीन का सबसे खास आदमी लूकस कहता है, अगर वो कैथोलिक हमारी आखिरी उम्मीद हैं तो हम सब मारे जाएंगे। लूकस की बात के बाद दरबार में सब वजीर मुख्तलिफ किस्म की बातें करने लगते हैं, तो शहंशाह खड़ा होकर उन सबको खामोश करा देता है और फिर कहता है, ऊपर वाले की नज़र में हम सब भाई हैं। मैंने यूरोप के सभी दरबारों में मदद तलब की है, बहुत जल्द यहाँ उनकी फौजें आ जाएंगी, बस कुछ ही हफ्तों की बात है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन लूकस बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि ये कारोबारी आदमी था और इसका कारोबार अनातोलिया से लेकर इटली तक फैला हुआ था। यह कुंस्तांतुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था। अगर उस्मानियों के साथ जंग होती तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी का था, इसलिए ये बिल्कुल भी जंग के हक में नहीं था। फिर वो अपनी खादमा को एक खत देते हुए कहता है, इसे हमारे तुर्की के दोस्त की तरफ भेज दो। नाजरीन, ये उसका दोस्त था वजीर आज़म खलील पाशा। वो भी जंग के हक में बिल्कुल नहीं था। वो समझता था कि सुल्तान मेहमद कुंस्तांतुनिया फतह नहीं कर सकता। इस तरह वो छुप कर एक जगह मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान लूकस कहता है, मुझे खुशी है तुम आ गए पाशा, हालांकि तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता नहीं कि हालात अच्छे हैं। तो खलील पाशा कहता है, सुल्तान नहीं रुकेंगे। फिर लूकस कहता है, जंग हम सब के लिए ठीक नहीं है, एक पुरअमन शहर में हमारे लिए बहुत मुनाफा है। तो खलील पाशा कहता है, वो जिद्दी है, नौजवान है, वो समझता है कि कुंस्तांतुनिया को ऐसे फतह करेगा जैसे अलेक्जेंडर ने मगरिब को फतह किया था। फिर लूकस कहता है, सुना है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन शहजादे ओरहान को आज़ाद कर रहे हैं, शहंशाह उसे मजबूत करना चाहते हैं। खलील पाशा मुस्कुराते हुए कहता है, शराब की बोतल देकर उसे मजबूत करना चाहते हैं। लूकस भी हंसने लगता है और फिर कहता है, अपने सुल्तान को कह दो कि शहंशाह उस्मानियों के साथ अमन रखना चाहते हैं, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा और हम जंग रोकने के लिए शराइत पर भी बात कर सकते हैं। इतने में खलील पाशा खड़ा हो जाता है। फिर लूकस कहता है, लेकिन अगर तुम्हारे सुल्तान ने ठान ली है कि वो हमारे शहर पर हमला करेगा तो मुझे अफसोस होगा कि उसका साथ देते हुए तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि जंग को टाला जा सकता है। यह सुनकर खलील पाशा कहता है, और अगर इसके उल्ट हुआ तो मैं सबसे आगे बढ़कर तुम्हारा सर कलम होते हुए देखूंगा मेरे पुराने दोस्त। यह कहकर वजीर आज़म खलील पाशा वहां से चला जाता है और इसी दौरान एक आदमी छुप कर ये सब देख रहा था, जो कि सुल्तान मेहमद का एक जासूस था।